जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इस वर्ष के अंत से पहले रफाल एम फाइटर आईएनएस विक्रांत पर करेंगे लैंडिंग। भारतीय सेना ने तलाश करी 1000 किलोमीटर रेंज वाले कामिकाजे ड्रोन्स की। तेजस मार्क 1 के 6th इंजन में जो इश्यूज आए थे उनको कर लिया गया है सही। सस्पिशियस एक्टिविटी के चलते अमेरिका के एक एक्स स्पेशल फोर्सेस सोल्जर को भारत की फोर्सेस ने पकड़ा। और मिशन सुदर्शन चक्र के तहत रशिया ने भारत को ऑफर करी S-500 की टेक्नोलॉजी। ETNowNews.com की रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष के अंत से पहले रफाल एम फाइटर जेट भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के डेक पर लैंड करेगा और जिसे 26 रफाल एम फाइटर्स के इंडक्शन से पहले की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। और जो रफाल एम फाइटर जेट आईएनएस विक्रांत पर लैंड करेगा तो ये फ्रांस का ही होगा, जिसे फ्रांस का ही पायलट ऑपरेट कर रहा होगा। और ये जो लैंडिंग है ये 2028 में रफाल एम फाइटर्स के एक्चुअल डिलीवरी के शुरू होने से पहले एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेटरी एक्सरसाइज के तौर पर फर्स्ट फ्लाइट कैंपेन के हिस्से के तौर पर है। और जो फर्स्ट फ्लाइट कैंपेन है तो ये उन तैयारियों वाली एक्सरसाइज में से एक है जिनकी योजना भारतीय नौसेना के पायलट्स द्वारा भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर से रफाल एम फाइटर्स को ऑपरेट करने से पहले की प्रक्रिया के तहत बनाया जा रहा है। और इसके बाद सेकंड फ्लाइट कैंपेन होगा जो कि अगले साल की शुरुआत में होना तय है। और इस तरह की एक्सरसाइज का प्रमुख उद्देश्य यही है कि रफाल एम फाइटर की आईएनएस विक्रांत के डेक के साथ कंपैटिबिलिटी को वैलिडेट करना, जिसमें अरेस्टर गियर सिस्टम्स की जांच की जाएगी, अप्रोच और लैंडिंग प्रोफाइल का आकलन किया जाएगा। और एक्चुअल एयरक्राफ्ट के आने से पहले जो इंडियन पायलट्स हैं उनको ऑपरेशनल इन्वायरमेंट से और भी अच्छी तरह से परिचित होने में मदद मिलेगी। और ET नाउ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस फर्स्ट फ्लाइट कैंपेन को फैसिलिटेट करने के लिए जो भारतीय नौसेना है वो आईएनएस विक्रांत को मॉडिफाई भी कर रही है और जिसमें रफाल एम के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को एकोमोडेट करने के लिए कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। बाकी जो 26 रफाल एम फाइटर्स की डील साइन की गई है तो उसके तहत जो डिलीवरी है वो 2028 से शुरू होनी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस फर्म GE ने जो तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के लिए 6th जेट इंजन डिलीवर किया था, जिसमें HAL के वेरिफिकेशन चेक्स के दौरान कुछ माइनर टेक्निकल इश्यूज सामने आए थे, तो अब उन इश्यूज को सही कर लिया गया है और अब इस इंजन को ऑपरेशनल यूज़ के लिए क्लियरेंस भी मिल चुका है। और GE एरोस्पेस के द्वारा किए गए करेक्टिव मेजर्स के बाद ये जो 6th इंजन है ये फुली ऑपरेशनल है। और बाकी जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि HAL को 7th इंजन भी डिलीवर हो चुका है। और बाकी कहा गया कि भारतीय रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 1 प्रोग्राम को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। और बाकी तेजस मार्क 1 प्लेटफॉर्म में भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से सभी मॉडिफिकेशंस और इंप्रूवमेंट्स को HAL द्वारा इंटीग्रेट किया जा रहा है। और अगर ये इंटीग्रेशन सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज़ योजना के अनुसार ही आगे बढ़ती हैं तो फिर अब की बार उम्मीद की जा रही है कि तेजस मार्क 1 फाइटर जेट का जो पहला बैच है वो इसी वर्ष के अंत तक भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जाएगा, संभावित रूप से अक्टूबर महीने के आसपास। लेकिन यहाँ पे इफ़ अभी भी लगा हुआ है। वहीं इसी बीच चाइना के J-16 फाइटर जेट की एक इमेज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और जिसको लेकर क्लेम किया गया कि सार्वजनिक रूप से सामने आई J-16 की पहली ऐसी इमेज है जिसमें यह फुल वेपन लोड के साथ है और एयरक्राफ्ट के कॉन्फ़िगरेशन को बीस्ट मोड करके डिस्क्राइब किया गया है। और इस एयरक्राफ्ट के लोड आउट में 8 PL-15 BVR मिसाइल्स, 2 P-10 WVR मिसाइल्स, तो ये सब चाइनीज़ एयरफोर्स के डेमोन्स्ट्रेशन में भी देखे गए। और वैसे आपको बता दें कि पेलोड को कैरी करने के लिए इस एयरक्राफ्ट में 12 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स हैं और इसे रशिया के सुखोई Su-27 के लाइसेंस प्रोडक्शन वेरिएंट J-11 से विकसित किया गया है और इसका डिज़ाइन एक्चुअल में Su-30 MKK पर आधारित है। यानी कि अब इसे रशियन सुखोई फाइटर्स का चाइनीज़ कॉपी कह सकते हैं। लेकिन चाइना ने इसमें अपना खुद का स्वदेशी WS-10B आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगाया है। हालांकि इस इंजन के साथ रिलायबिलिटी वाले इश्यूज़ का इतिहास रहा है, जैसे कि इसके टर्बाइन ब्लेड्स ओवरहीट होते थे, तो इस तरह के इश्यूज़ भी इसमें थे। और तब से लेकर अभी तक इन इश्यूज़ को किस हद तक सॉल्व कर लिया गया है और क्या अब इस इंजन को वाकई में एक रिलायबल जेट इंजन कहा जा सकता है नहीं, तो इसके बारे में फिलहाल ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। तो जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले रिपोर्ट्स आई थी कि भारत की 2 कंपनीज टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और नेवी लिमिटेड, तो ये भारतीय सेना के 840 लॉयटरिंग म्यूनिशंस को खरीदने वाले टेंडर में लोएस्ट बिडर्स के तौर पर सामने आई है। इस टेंडर की टोटल वैल्यू 1600 करोड़ रुपीस बताई गई है, जिसमें 100 किलोमीटर प्लस रेंज वाले लॉयटरिंग म्यूनिशंस या यूँ कहें वन वे अटैक ड्रोन्स को भारतीय सेना खरीदेगी, जिसमें से 64% हिस्सा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड सप्लाई करेगी और बाकी का 36 नेवी लिमिटेड। और अब भारतीय सेना इसी तरह से एक और नए टेंडर को जारी करने के लिए तैयार है, जिसमें अब और भी लॉन्ग रेंज की लॉयटरिंग म्यूनिशंस को लिया जाएगा, जिनकी मारक क्षमता लगभग 1000 किलोमीटर तक की होगी और ये स्वदेशी होंगे और AI इनेबल्ड होंगे। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोग्राम को मेक टू रूट के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है और जिसमें आर्मी को ऐसे सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है जो कि AI का इस्तेमाल करके GPS डिनाइड इन्वायरमेंट्स में भी ऑपरेट करने में सक्षम रहें। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि मेक 2 कैटेगरी भारत के डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर्स की वो कैटेगरी है जिसके तहत प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट में भारत सरकार की तरफ से इनिशियल फंडिंग नहीं आती है,
इंडियन इंडस्ट्री को उसमें फंडिंग खुद ही करनी है, खुद ही फाइनेंस करना है, और अगर वो प्रोटोटाइप इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट को सफलतापूर्वक ट्रायल्स में पूरा करता है तो फिर आगे जाके उसको प्रोक्यूरमेंट ऑर्डर्स मिलते हैं। बाकी रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन्स करीब 25 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम होंगे, 50 मीटर के किल रेडियस के साथ आएंगे, 5000 मीटर्स की ऊंचाई में ऑपरेट करने में सक्षम होंगे और कम से कम 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को अचीव करने में भी सक्षम होंगे। और आपको स्पष्ट करते कि भारत के पास इस तरह की ड्रोन्स वाली कैपेबिलिटी ऑलरेडी है, जैसे कि नाग अस्त्र लॉयटरिंग म्यूनिशन जो कि ऑपरेशन सिंदूर में ऑलरेडी इस्तेमाल भी हुआ है। और अगर 1000 किलोमीटर्स की रेंज वाले इस तरह के लॉयटरिंग म्यूनिशंस की बात की जाए तो बेंगलुरु बेस्ड न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज का शेषनाग 150, IG डिफेंस का प्रोजेक्ट काल, CSIR और NAL द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया लॉयटरिंग म्यूनिशन। तो इस तरह के मल्टीपल स्वदेशी ऑप्शंस इस कैटेगरी में भी भारत के पास हैं। और जबकि भारत की वेदा एरोनॉटिक्स ने भी कंफर्म किया है कि वे भारतीय सेना के इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जिससे भारतीय सेना को डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज से इक्विप करना है। और तो और अभी हाल ही में जो भारतीय सेना के लिए जेट पावर्ड कामिकाजे ड्रोन्स के एक प्रपोजल को भी अप्रूव किया गया था, तो इस वाले प्रोग्राम में भी वेदा एरोनॉटिक्स कॉम्पीट कर रही है और इसके लिए उनके पास सुरेश अस्त्र मार्क 1 जैसे ड्रोन्स शामिल हैं। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के लिए हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट प्रोग्राम, तो इसमें भी वेदा एरोनॉटिक्स पार्टिसिपेट कर रही है। ये जो कंपनी है ये मेल UAVs को भी स्वदेशी तौर पर विकसित करने पर काम कर रही है और इस कंपनी ने हाई स्पीड इंटरसेप्टर ड्रोन्स को भी स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन किया है, जो कि भविष्य के एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने में काफ़ी इफेक्टिव साबित होंगे। अमेरिकन मर्सनरी मैथ्यू वैन डाइक की गिरफ्तारी के कुछ महीनों के बाद अब एक और अमेरिकन सिटीजन को सस्पिशियस एक्टिविटीज़ के लिए डिटेन किया गया है। इस अमेरिकन नागरिक का नाम है जॉर्डन ब्राउन, जो कि एक एक्स US स्पेशल फोर्सेस सोल्जर है, जिसे SSB ने 11 जुलाई को भारत नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया था और उसे तब पकड़ा गया जब ये बिना वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के नेपाल में एंटर करने का प्रयास कर रहा था। और ऑफिशियल्स के मुताबिक पहले इसने SSB के जवानों से भागने की कोशिश करी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोकल विलेजर्स की मदद से इसको पकड़ लिया और सोशल मीडिया पर इसकी एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है। और अथॉरिटीज़ की तरफ से बताया गया कि जॉर्डन ब्राउन है तो ये क्वेश्चनिंग के दौरान अपनी स्टेटमेंट्स को लगातार चेंज कर रहा है और इसी वजह से जॉइंट सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज इसके दावों की अब बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस ऑफिशियल्स के मुताबिक ये जो अमेरिकन नागरिक है ये नवंबर 2025 में भारत आया था और तब से ये गोवा में रह रहा था, लेकिन जब इसने बिना ऑथराइजेशन के, बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के नेपाल को क्रॉस करने का प्रयास किया तब SSB ने इसको पकड़ लिया। और जबकि इन्वेस्टिगेटर्स को इसने यह बताया कि वो टूरिस्ट वीज़ा पर थाईलैंड गया था, वहाँ उसका पासपोर्ट खो गया, फिर उसके बाद वो कथित तौर पर समुद्री रास्ते से श्रीलंका गया और फिर 2 नवंबर 2025 को एक और समुद्री रास्ते से भारत पहुँचा और फिर उसने दावा किया कि तब से वो वहाँ पे गोवा में रह रहा था। यानी कि इससे ये भी स्पष्ट होता कि भारत में भी वो बिना किसी डॉक्यूमेंट के घुसा है। बाकी ऑफिशियल्स को इसके पास से कोई भी वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, लेकिन भारत नेपाल बॉर्डर पर कैसे पहुंचा तो इसके बारे में जो ये बयान दे रहा है वो लगातार बदल रहे हैं। क्योंकि एक स्टेटमेंट में वो ये भी कह रहा था कि वो 2 महीना पहले अमेरिका से डायरेक्टली गोवा आया था, जहाँ उसने बेंगलुरु में ट्रैवल करने से पहले 6 सप्ताह बिताया और फिर 8 जुलाई को लखनऊ के लिए एक बस ली, फिर वो गोरखपुर पहुँचा और फिर वहाँ से उसने सोनौली, जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है, वहाँ जाने के लिए उसने टैक्सी हायर करी। और उसका ये कहना है कि वो नेपाल के एक नागरिक से मिलने के लिए नेपाल जा रहा था, जिससे वो गोवा में मिला था। और जब उससे ये पूछा गया कि उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं है, तो उसने ये कहा कि बेंगलुरु में उसके एक और परिचित उसका पासपोर्ट रखे हुए हैं। मतलब कभी वो कह रहा है कि उसका पासपोर्ट थाईलैंड में खो गया, कभी वो कह रहा है अमेरिका से वो डायरेक्टली गोवा आया था, कभी कह रहा है कि उसके पासपोर्ट बेंगलुरु में है। और जबकि उसने एक दावा और किया है कि वो लगभग 3 साल पहले इटली में उत्तराखंड की एक महिला से मिला था। उसने अक्टूबर 2024 में उससे शादी करी थी और उसके मुताबिक वो जो उसकी वाइफ है वो एक योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पर अभी करंटली काम कर रही है, लेकिन पुलिस ने फिलहाल अभी तक उसके इस वाले क्लेम को वेरीफाई नहीं किया है। बाकी जब इसे गिरफ्तार किया गया था तो इसके पास से लगभग 31,000 कैश और 2 मोबाइल फ़ोन्स भी रिकवर किए गए थे। बाकी इसके पास ना कोई पासपोर्ट था, ना कोई वीज़ा था, ना ही कोई अन्य ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, और इसका स्पेशल फोर्सेस वाला बैकग्राउंड भी है। तो इसी वजह से भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस मामले को बहुत ही बारीकी से जाँच कर रही है। और बाकी अगर ये भी मैथ्यू वैन डाइक की तरह किसी भारत विरोधी गतिविधि में शामिल हुआ पाया जाता है तो फिर ऑब्वियसली भारत की एजेंसीज इसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी और इसका हार्डवेयर कितना उसको झेल पाएगा वो तो खैर आने वाला समय बताएगा। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 20 वर्षों के डिस्कशन के बाद भारत की मिलिट्री का जो सबसे बिगेस्ट रिफॉर्म है तो वो अब अप्रूव होने के बेहद ही करीब है। और वो रिफॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स का क्रिएशन। और NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री के सामने इसका जो प्रेजेंटेशन है तो वो कारगिल विजय दिवस के बाद दिया जाएगा। और अब ये योजना अपनी सबसे एडवांस स्टेट में बताई गई है। इसका जो अधिकतर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक तय हो चुका है और अब बस कुछ मुश्किल प्रश्नों पर ही मतभेद बचे हुए हैं। और इनमें सबसे अहम प्रश्न ये हैं कि रिसोर्सेज, स्टाफ और कमांड अथॉरिटीज़ को अलग अलग सर्विस और उनके ऊपर तैनात होने वाले नए थिएटर कमांडरों के बीच कैसे बांटा जाएगा।
बाकी इंडियन आर्म फोर्सेस की जो तीनों सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो वह अभी तक अपना अपना काम अलग अलग करती थी और वे अलग अलग ट्रेनिंग करती थी, अलग अलग योजनाएं बनाती थी, और जब कोई संकट आता था तो वे एक ही फोर्स के तौर पर काम करने के बजाय आपस में तालमेल बिठाकर काम करती थी। लेकिन जो थिएटराइजेशन है वो इसी व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने के लिए है, और जो प्रस्तावित मॉडल है उसके तहत ज्योग्राफिकली या फिर फंक्शनैलिटी के आधार पर तय किए गए कमांड्स किसी खास इलाके में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिसोर्सेज की कमांड संभालेंगे और उस जोन में तीनों सर्विसेज के ऑपरेशंस को एक ही ऑफिसर निर्देशित करेगा। बाकी अमेरिका, रशिया, चाइना, इन देशों की मिलिट्रीज ऑलरेडी इसी तरह के थिएटर कमांड सिस्टम्स के अंडर ऑपरेट करती हैं। बाकी भारत की योजना में 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स को बनाया जाना है। नॉर्दर्न थिएटर कमांड जो कि चीन के साथ बॉर्डर्स के लिए जिम्मेदार रहेगी, वेस्टर्न थिएटर कमांड जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स के लिए जिम्मेदार रहेगी, और मैरीटाइम थिएटर कमांड जो कि इंडियन ओशन रीजन और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार रहेगी। और क्या आप जानते हैं कि इस आइडिया को सबसे पहले रिकमेंड किया गया था 1999 के कारगिल वॉर के बाद, लेकिन कमांड स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिसोर्स शेयरिंग, इन सब के बीच डिफरेंसेस की वजह से इतने वर्षों का समय लग गया इसको अंतिम रूप देने में। इसके अलावा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि भारत के मिशन सुदर्शन चक्र के तहत रशिया ने S-500 पर आधारित एयर डिफेंस की एडवांस टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए भारत के साथ कोलैबोरेट करने का प्रस्ताव पेश किया है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2006 में 24 असम राइफल्स के सूबेदार TB पुन वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1999 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए BSF के ADIG श्री SK चक्रवर्ती, SI के भास्कर, डिप्टी कमांडेंट मोहिंदर राज, और 1992 में BSF के ही लांस नायक परवीन सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1995 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए BSF के हेड कांस्टेबल श्रीकांत तिवारी वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि गरुड़ स्पेशल फोर्सेस को कौन से वर्ष में रेस किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।